हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ रहे हैं आधुनिक इतिहास का पार्ट टू में उसमें पढ़ रहे हैं यूरोपीय कंपनियों का आगमन। यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन हम लोगों ने एक पार्ट देख लिया है, ये है पार्ट टू। उसमें हम लोगों ने देखा कि सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं व्यापार करने के उद्देश्य से, उसके बाद फिर डच आए उनके पीछे पीछे, और डच के बाद फिर अंग्रेज आए। ठीक है, अंग्रेज के बाद फिर डेनिश कंपनी का आगमन होता है, उसके बाद फ्रांसीसी कंपनी का आगमन होता है। लेकिन अगर हम इसको पूरा पढ़ें तो पूरा अध्ययन करने के बाद हमें ये पता चलता है कि इस भारत में सबसे अधिक दिनों तक शासन किसने किया था? अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ठीक है, उसी के चलते आगे हम लोग पढ़ेंगे रेगुलेटिंग एक्ट। हमने कॉन्स्टिट्यूशन का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, उसमें हमने पढ़ाया है सब कुछ। ठीक है, तो अभी तो इसको देखेंगे फिलहाल। तो पार्ट वन में हम लोगों ने देख लिया कि पुर्तगाली, सबसे पहले पुर्तगाली में कौन आए थे? वास्को डी गामा, व्यापार करने के उद्देश्य से। ठीक है, और सबसे पहले वो कहाँ उतरे थे? कोचीन केरल, वहाँ पर। और वहाँ पर उनका स्वागत राजा जमोरियन ने किया था भारत के। ठीक है, और जो वास्को डी गामा आए थे उन्होंने अपनी सबसे पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको बताएंगे, हमने उसमें बता दिया है आपको। ठीक है, तो वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में आते हैं, उसके बाद फिर डच आते हैं, और उसके बाद फिर अंग्रेज आते हैं। डच कंपनी की स्थापना कब होती है? 1602 में, और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है 1600 ईस्वी में। लेकिन अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद आते हैं 1608 ईस्वी में। आइए आज इसी के बारे में लर्न करते हैं। लेट्स लर्न। पिछले वीडियो देखेंगे तो ये और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो अंग्रेजी कंपनी का आगमन, महारानी एलिजाबेथ प्रथम, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना क्यों होती है? क्योंकि भारत में व्यापार करना चाहते थे, भारत से व्यापार करना चाहते थे, और जब भारत से व्यापार करना चाहते थे तो इसीलिए वहाँ की जो महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। ठीक है, तो जो महारानी एलिजाबेथ प्रथम के समय 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को एक विशाल व्यापारिक संघ की स्थापना होती है। इसका तब नाम था उस समय द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। इतना लंबा चौड़ा नाम। इस कंपनी में अनेक शेयर होल्डर थे। ठीक है, सर्वप्रथम 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में कंपनी का पहला प्रतिनिधि मंडल हेक्टर नामक जल जहाज से भारत में सूरत पहुंचा और यहाँ पर पहली अस्थायी फैक्ट्री की स्थापना की। याद रखिएगा, हमने आपको एक मैप की सहायता से बताया भी था कि जब यूरोपीय भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आएंगे, वो भी जल मार्ग से, समुद्री मार्ग से, तो वो समुद्र के किनारे ही अपनी फैक्ट्री स्थापित करेंगे। फैक्ट्री क्या होता था कि वो जो भी प्रोडक्ट भारत से खरीदते थे उसको वहाँ पर स्टॉक करते थे, और स्टॉक करने के बाद उसको जब स्टॉक उनका पूरा हो जाता था तो जहाज़ों पर लाद कर अपने देश लेकर चले जाते थे। ये था फैक्ट्री उसमें। तो जाहिर सी बात है, जो फैक्ट्री अपना बनाएंगे वो समुद्र के किनारे ही बनाएंगे। ठीक है, जिससे उनको जो है जहाज़ों पर लाद कर ले जाना आसान हो। ठीक है, तो ये था। तो सबसे पहले 1608 में आते हैं। कौन आते हैं भारत में? कैप्टन हॉकिंस। ठीक है, इन्हीं के नेतृत्व में, कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में पहला प्रतिनिधिमंडल हेक्टर नामक जल जहाज से, जो जल जहाज था उसका क्या नाम था? हेक्टर नामक जल जहाज से भारत में सूरत में पहुंचते हैं और अपनी पहली अस्थायी फैक्ट्री, टेम्परेरी फैक्ट्री बनाते हैं सूरत में अंग्रेज। ठीक है, कैप्टन हॉकिंस सूरत से जहांगीर के दरबार पहुंचे और जहांगीर ने इन्हें 400 का मनसब और इंग्लिश खान की उपाधि दी। यहीं से देखिए शुरू हो रहा है, अभी स्टार्टिंग हो रहा है इनका। और 1611 में अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में अपनी दूसरी फैक्ट्री स्थापित की। ठीक है, जैसे ये हमारा ये भारत है, तो यहाँ पे ये गुजरात, यहाँ पे है सूरत। ठीक है, तो यहाँ पे अस्थायी फैक्ट्री थी इनकी, 1608 ईस्वी में स्थापित की थी इन्होंने, 1608 ईस्वी में। और यहाँ पे ये आंध्र प्रदेश, यहाँ पर जो है आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में अस्थायी फैक्ट्री अपनी खोली, अस्थाई, जो कि परमानेंट हो गई इनकी। ठीक है, 1611 ईस्वी में, याद रखिएगा, मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में अंग्रेजों की अस्थाई फैक्ट्री। 1613 में सूरत की फैक्ट्री को अस्थायित्व प्राप्त हुआ। उसके बाद फिर 1613 में भी ये जो 1608 में अस्थायी फैक्ट्री थी सूरत में, इसको भी अस्थायित्व प्राप्त हो गया 1613 ईस्वी में। 1615 में ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में टॉमस रो
जहांगीर के दरबार में आया। ठीक है, 1615 ईस्वी में फिर जो महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी ना 1600 ईस्वी में, 1615 में ब्रिटिश सम्राट थे जेम्स प्रथम, इनके एक राजदूत के रूप में टॉमस रो फिर से जहांगीर के दरबार में आया और 3 वर्षों तक दरबार में रहा। 1616 अहमदाबाद, बुरहानपुर, आगरा में फिर से अंग्रेजों की एक नई फैक्ट्री स्थापित होती है। ठीक है, और इसने व्यापार और व्यापार करों से छूट से संबंधित 2 लाइसेंस प्राप्त कर लिया। अंग्रेजों ने व्यापार और व्यापार करों से संबंधित 2 लाइसेंस प्राप्त किया। 1632 ईस्वी में अंग्रेजों ने गोलकुंडा के सुल्तान कुतुब शाह से 500 पाउंड वार्षिक कर देने के बदले गोलकुंडा के सभी बंदरगाहों से व्यापार करने का अधिकार प्राप्त कर लिए, जिसे सुनहरा फरमान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जिसे अंग्रेजों द्वारा सुनहरा फरमान के नाम से जाना जाता है। ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ कि 1632 में अंग्रेजों ने गोलकुंडा के सुल्तान कुतुब शाह से 500 पाउंड वार्षिक कर देने के बदले गोलकुंडा के सभी बंदरगाहों पर व्यापार करने का अधिकार प्राप्त कर लिए, जिसे सुनहरा फरमान के नाम से जाना जाता है। और 1632 में गोलकुंडा में फैक्ट्री भी स्थापित करते हैं। उसके बाद फिर 1633 में बालासोर और हरिहरपुर उड़ीसा में भी ये अपनी फैक्ट्री स्थापित करते हैं। देखते जाइए कि अपनी फैक्ट्री कहाँ कहाँ कैसे कैसे ये स्थापित करते जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फिर 1639 में चंद्रगिरी के शासक से अंग्रेजों ने मद्रास को पट्टे पर प्राप्त किया और यहाँ पर सेंट जॉर्ज नामक किले का निर्माण कराया। ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कि 1639 में चंद्रगिरी के शासक से अंग्रेजों ने मद्रास को पट्टे पर प्राप्त किया और यहाँ पर सेंट जॉर्ज नामक किले का निर्माण करवाया। मद्रास में अंग्रेजों ने किस किले का निर्माण कराया? देखिए, एक जगह जगह फिर समय समय पर किले का निर्माण भी करवाते जा रहे थे। तो मद्रास में किस किले का निर्माण कराया था? सेंट जॉर्ज नामक किले का निर्माण किसने कराया था? मद्रास में अंग्रेजों ने। ठीक है, और 1639 में मद्रास में भी अपनी एक फैक्ट्री खोलते हैं। आगे 1661 में ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन के साथ हो जाता है। फिर से देख लीजिए इसको, 1661 ईस्वी की बात है। ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ के साथ हो जाता है, जिसमें पुर्तगालियों ने बम्बई को चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में दे दिया। अब देखिए, जैसे ये बम्बई ये महाराष्ट्र, यहाँ गुजरात के बाद यही महाराष्ट्र है ना, तो ये महाराष्ट्र की राजधानी बम्बई। आप लोगों ने आगे पढ़ेंगे आप लोग कि बंगाल, मद्रास और बम्बई ये 3 प्रेसिडेंसी क्षेत्र बन गए थे अंग्रेजों के। कैसे कैसे बने उसी को हम लोग समझ रहे हैं अभी। तो जो बम्बई था, यहाँ पे देखिए बम्बई कैसे दहेज रूप में इनको मिल गया कि पुर्तगाली सबसे पहले आते हैं व्यापार करने के लिए। और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे जो अंग्रेज थे, 1661 की बात है, उस समय जो है ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स द्वितीय थे, उनका विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन के साथ हो जाता है, जिसमें पुर्तगालियों ने दहेज के रूप में अंग्रेजों को बम्बई का क्षेत्र दे दिया। अब इसमें ना तो पुर्तगालियों का कुछ जा रहा था, ना तो अंग्रेज का कुछ जा रहा था किसका? भारत का। और दहेज के रूप में बम्बई को दे दिए इन्होंने पुर्तगालियों ने किसको? अंग्रेज को, चार्ल्स द्वितीय को। ब्रिटिश सम्राट थे, ब्रिटेन के सम्राट थे चार्ल्स द्वितीय, उनको दहेज स्वरूप बम्बई को ही दे दिया। ठीक है, तो उसके बाद फिर क्या हुआ? 1669 को चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई को 10 पाउंड वार्षिक किराए पर, याद रखिएगा 10 पाउंड वार्षिक किराए पर कंपनी को दे दिया। और फिर कंपनी ने औंगियार को अपना अधिकारी नियुक्त कर बम्बई के गांवों का शहरीकरण करा दिया। ठीक है, 16 मतलब कि जो चार्ल्स द्वितीय थे बम्बई को, वो क्या करते हैं, तो वो जो है कंपनी को दे दिए, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनाकर भेजी गई थी ना ब्रिटिश से, तो उनको वो दे दिया और उसके बदले उनसे किराया लेते थे 10 पाउंड वार्षिक। 1 वर्ष का 10 पाउंड किराया लेते थे, 10 पाउंड वार्षिक किराया लेते थे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। काजल 1698 में बंगाल के एक जमींदार इब्राहिम खां से 1200 रुपये में 3 गांवों की जमींदारी खरीद ली। ये गांव थे गोविंदपुर, सूतानती और कोलकाता। ये तीनों गांव विकसित होकर
कलकत्ता नगर बसा, इसको बसाने का श्रेय जॉब चारनाक को जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1698 में बंगाल के एक जमींदार थे इब्राहिम खां, इनसे 1200 रुपये में 3 गांवों की जमींदारी खरीद ली और ये गांव थे गोविंदपुर, सूतानती और कोलकाता। ये तीनों गांव विकसित होकर कलकत्ता नगर बसा, इसको बसाने का श्रेय जाता है जॉब चारनाक को। 1700 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम किले का निर्माण कराया गया, जो पूर्वी भारत की सभी बस्तियों का केंद्र बन गया। फोर्ट विलियम का प्रथम अध्यक्ष सर चार्ल्स आयर था। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे याद रखिएगा। फोर्ट विलियम किले का निर्माण कब कराया गया? 1700 ईस्वी में। किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। फोर्ट विलियम किले का निर्माण 1700 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा कराया गया। एक यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था सेंट जॉर्ज नामक किले का निर्माण मद्रास में, ये भी अंग्रेजों द्वारा कराया गया था। ठीक है, आगे देखते चलिए। 1715 में कंपनी का एक प्रतिनिधि मंडल जॉन सरमन की अध्यक्षता में फर्रुखसियर के दरबार पहुंचा। ठीक है, फर्रुखसियर का शासनकाल, जिसमें देखिए फर्रुखसियर के दरबार पहुंचा। इस प्रतिनिधि मंडल में हैमिल्टन नामक एक चिकित्सक था। 1717 में फर्रुखसियर द्वारा दी गई रियायतें अंग्रेजों का मैग्ना कार्टा साबित हुआ। ये क्या है? देखिए 1717 इस समय जो है फर्रुखसियर का जब शासनकाल था ना, फर्रुखसियर एक मुगल शासक था, तो फर्रुखसियर की जो है क्या होती है, एक बीमारी हो जाती है, असाध्य रोग से वो पीड़ित हो जाता है। ऐसे में बहुत सारे हकीम दवाइयाँ चली, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। तो उसके बाद फिर अंग्रेज तो भारत में थे, जहांगीर के समय ही भारत में आए थे व्यापार करने के उद्देश्य से। तो 1717 में, तब तक तो बहुत सारे मुगल बादशाह बीच में आए। तो 17 इसमें जो है क्या हुआ, फर्रुखसियर के टाइम पीरियड में जो हैमिल्टन था, इसको अंग्रेजों ने भेजा इसका इलाज करने के लिए, और ये फर्रुखसियर ठीक भी हो गया। जो साधारण रोग से ग्रसित था, फिर ये ठीक हो गया, स्वस्थ हो गया। उसके बाद इसने इतनी ज़्यादा खुशी व्यक्त की कि इसने क्या किया, अंग्रेजों को बहुत सारे रियायतें दे दी, जिसे अंग्रेजों द्वारा मैग्ना कार्टा कहा गया। ठीक है, मैग्ना कार्टा साबित हुआ अंग्रेजों के लिए। मैग्ना कार्टा मतलब अधिकार से संबंधित। वो रियायतें क्या थी कि इसने जो है 3000 प्रतिवर्ष वार्षिक पेंशन के रूप में 3000 प्रति वर्ष वार्षिक पेंशन समझ लीजिए देते थे अंग्रेज इसको। उसके बदले में इसने कहा कि आप मतलब व्यापार कर सकते हैं, मुक्त व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद एक था कि बम्बई में उस समय जो अंग्रेजों द्वारा सिक्के चलाए जा रहे थे, उसको भी इसने फरमान जारी कर दिया कि ये सिक्के जो है आप मतलब मुद्रा के रूप में पूरे भारत में चला सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ऐसे 2-3 रियायतें दे दी, जिससे कि वो अंग्रेजों का मैग्ना कार्टा साबित हुआ। यहाँ पे 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है हमको। एक सुनहरा फरमान किसके समय में? ये अंग्रेजों ने गोलकुंडा के सुल्तान कुतुब शाह से 500 पाउंड वार्षिक कर के बदले गोलकुंडा के सभी बंदरगाहों से व्यापार करने की अनुमति प्राप्त कर ली। तो इसे कहा गया सुनहरा फरमान। कब? 1632 में। 1632 में क्या कहा गया? सुनहरा फरमान। क्यों कहा गया आप लोग समझ सकते हो। जो बंदरगाह होते हैं वो कहाँ पे होंगे? समुद्र के किनारे ही होंगे। ठीक है, समुद्र के किनारे, तो वहाँ से वो आसानी से जो है व्यापार कर सकते थे यूरोप में। तो यूरोप से, तो ये और एक ये मैग्ना कार्टा, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है फर्रुखसियर के समय। आगे देख लेते हैं डेनिश कंपनी का आगमन। थोड़ा सा डेनिश को भी पढ़ लेते हैं। डेनिश डेनमार्क के निवासी 1616 ईस्वी में भारत आए और बंगाल स्थित सेरामपुर में अपनी बस्ती स्थापित की। इनसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना ही हो गया। थोड़ा सा और इसको देख लेते हैं। ये चीज़ देखिए, जब अंग्रेज जो है भारत में आते हैं तो कहाँ कहाँ पर वो अपनी कंपनी स्थापित करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पर पढ़ा था, सबसे पहले यहाँ पे 1611 के पहले कहाँ अस्थायी रूप से कंपनी स्थापित किए थे? सूरत में। चलिए दिख नहीं रहा, मिल गया। 1608 ईस्वी में सबसे पहले कैप्टन हॉकिंस ने सूरत में सबसे पहले 1608 में, यहाँ हम लिख देते हैं 1608 में सूरत में स्थापित किए थे, जो कि एक अस्थायी फैक्ट्री थी। सूरत में स्थापित किए थे, जो कि एक अस्थायी फैक्ट्री थी। फिर 1611 में स्थापित किए मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में, जो कि एक अस्थायी फैक्ट्री बनी। फिर 1613 में इस सूरत वाली फैक्ट्री को भी अस्थायित्व प्रदान हुआ। ठीक है, और उसके बाद फिर यहाँ पे देख लेंगे। फिर 1616 में
अहमदाबाद, बुरहानपुर, आगरा में अपनी फैक्ट्री स्थापित की। 1632 में गोलकुंडा में फैक्ट्री स्थापित की। 1633 में बालासोर और हरिहरपुर, उड़ीसा में अपनी फैक्ट्री स्थापित की। 1639 में मद्रास में फैक्ट्री स्थापित किया इन्होंने, ठीक है। 1651 में हुगली में अपनी फैक्ट्री स्थापित किया अंग्रेजों ने। 1669 में बम्बई में फैक्ट्री स्थापित किया और 1700 में कलकत्ता में अपनी फैक्ट्री स्थापित किया। 1669 में बम्बई में कब फैक्ट्री स्थापित किया? जब जो है राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हो जाता है, तो जब राजा चार्ल्स द्वितीय उसको कंपनी को दे देते हैं व्यापार करने के लिए, ठीक है, 10 पाउंड के वार्षिक करके बदले, ठीक है, तब उसने बम्बई में भी अपनी फैक्ट्री स्थापित कर लिया अंग्रेजों ने, ठीक है। तो इनको व्यापार करना आसान हो गया। इन्होंने बहुत सारे फैक्ट्रियाँ बना के वहाँ से अपना स्टॉक करते थे और अपना आवागमन सुलभ किए। आगे फ्रांसीसी कंपनी का आगमन। फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना लुई 14वें के शासनकाल में मंत्री कोलबर्ट के प्रयासों से 1664 ईस्वी में हुआ। 1667 में फ्रैंको कैरो के नेतृत्व में भारत में सूरत पहुँचे और यहीं पहली फैक्ट्री स्थापित किया फ्रांसीसियों ने। 1673 में बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खां से एक जमीन प्राप्त कर चंद्रनगर नामक प्रसिद्ध फ्रांसीसी बस्ती का विकास हुआ और 1701 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने पांडिचेरी को अपना मुख्यालय बनाया और पहला गवर्नर यहाँ का फ्रांसिस मार्टिन था। उसके बाद 1735 में ड्यूमा फ्रांसीसी गवर्नर बनकर पांडिचेरी आया। फ्रांसीसी व्यापार का अत्यधिक विकास इसी ड्यूमा के समय हुआ। अब हम आगे पढ़ेंगे कैसे कैसे युद्ध होता है, ठीक है, कर्नाटक वाला, कर्नाटक वार। तो उसको पढ़ने के पहले थोड़ी सी भूमिका समझ लेते हैं। देखिए, भारत पर व्यापार करने के पर्पज से आए तो कई यूरोपीय, क्योंकि हम इसको पार्ट 2 अब देखेंगे ना, ये है पार्ट 2, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 3। पार्ट 3 में पूरा कवर करेंगे। तो भारत में यूरोपियों का आगमन कैसे हुआ, क्यों हुआ? पहले स्थलीय मार्ग से व्यापार होता था, फिर जब ऑटोमन साम्राज्य ने उस पर कब्जा कर लिया तो उसके बाद फिर क्या हुआ, जलीय मार्ग की खोज शुरू हुई। जलीय मार्ग की खोज में सबसे पहले पुर्तगाली में वास्को डी गामा ने भारत को खोजा था, ठीक है। कोलंबस खोजने निकला था लेकिन वो उत्तरी अमेरिका का खोज कर दिया था, ठीक है। तो अटलांटिक महासागर से होते हुए सबसे पहले वास्को डी गामा ने भारत की खोज किया था, आप लोगों ने पढ़ा होगा। 1498 में, जो कि कहाँ पे उतरा था, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे सबसे पहले भारत में वास्को डी गामा कहाँ पर आया था, ठीक है। तो उसके बाद फिर वास्को डी गामा आया जो कि पुर्तगाली था। तो पुर्तगाली वो व्यापार करने के उद्देश्य से ही आया था, क्योंकि मसालों को खरीद कर लेके गया, बेचा, फिर वहाँ से फिर 1501 में दोबारा आया, ठीक है। फिर वहाँ पे गवर्नर बना के भेजा गया अल्मीडा को, फिर अल्बुकर्क आते हैं, तो सब हमने पहले पार्ट में पढ़ा है। उसके बाद फिर वास्को पुर्तगाली के बाद फिर उनके पीछे डच आए। डच उतने ज़्यादा सक्सेस नहीं हुए, तो डच तो मान लीजिए ख़त्म ही हो गए, तो डच हम बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं। फिर डच के बाद फिर कौन आते हैं, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी आते हैं। अब ये देखेंगे, जब अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे शादी हो जाती है, विवाह हो जाता है, तो समझ लीजिए इन दोनों में अच्छे संबंध हो जाते हैं। फिर पुर्तगाली भी धीरे धीरे कम हो जाते हैं। तो कभी कभी ये एग्जाम आता है कि सबसे पहला कौन सा यूरोपीय व्यापारी, कौन सा मतलब कि यूरोपीयों का आगमन हुआ था, पुर्तगाली सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में भारत से वो गए भी। भारत से गए थे जब आज़ाद हो गए थे हम लोग 1947 में भारत आज़ाद हुआ था। भारत कब आज़ाद हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। लेकिन पुर्तगाली तब भी वहाँ पर गोवा पर अपना शासन कर रहे थे, तो पुर्तगाली गए थे 1961 को। भारत को पुर्तगालियों से आज़ादी कब मिली? 1961 को। आज़ादी के बाद भी तो सबसे पहला यूरोपीय कौन आया था? पुर्तगाली। और सबसे बाद तक किसने शासन, मतलब कौन भारत पर रहा? पुर्तगाली, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद फिर यहाँ पे विवाह हो जाता है, तो इन दोनों का जो है समझ लीजिए फाइटिंग भी खत्म हो जाती है, तो पुर्तगाली भी यहाँ से समाप्त हो गए। उसके बाद डेनिश, ये भी इतने इम्पोर्टेंट नहीं थे। और ये फ्रांसीसी, अब इनमें और इनमें अंग्रेजों में इनमें युद्ध होगा किसके चलते, कि जैसे अगर एक लोग रहेंगे, मान लीजिए जैसे मसाला है 2 रुपए का है, तो अगर ये भी व्यापार करेंगे, ये भी व्यापार करेंगे, ठीक है, तो इसमें जो है क्या होगा, दोनों प्रॉफिट लेने के चक्कर में कम दाम में ही खरीदेंगे, ठीक है। दोनों प्रॉफिट लेने के चक्कर में, जैसे अगर मान लीजिए हमारे पास 3 रुपए का कोई सामान है और उसको पुर्तगाली भी मांग रहे, ये अंग्रेज भी मांग रहे हैं, फ्रांसीसी भी मांग रहे हैं, तो हम उसको क्या करेंगे, कहेंगे जो ज़्यादा पैसा देगा उसी को देंगे ना। लेकिन जब खरीदार ही नहीं रहेंगे तो हम सोचेंगे सस्ते में ही बिक जाए तो अच्छा है, ऐसे होता है। तो उसको क्या करेंगे, उसका दाम अपने आप से बढ़ जाएगा। इसलिए प्रतिस्पर्धा के चलते क्या होता है, दोनों में युद्ध होता है।
किसमें किसमें, फ्रांसीसी में और अंग्रेजी में। आगे हम देखेंगे क्यों होता है, कैसे जलबेड़े पे कब्जा किया, क्या कैसे, ठीक है। इसको नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए एंजॉय कीजिए और जो इसको पढ़ाए उसको अच्छे से पढ़िए, समझिए। जो ना समझ में आए या कोई अगर आपको कमेंट करना हो तो उसको आप बताइए, सुझाव हो कोई आपके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।